हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आपको अपने व्यूअर्स की बताई कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपको ऐसी ही सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरियां सुनना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूंगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। वैसे तो मेरा ज़्यादातर समय हॉस्टल में ही बीतता है, पर छुट्टियों में मैं पास ही में अपने घर जबलपुर चले जाता हूं। मेरे रमेश मामा एक जेईबी कर्मचारी हैं। मेरे रमेश मामा दिखने में खूब काले और हाइट में लंबे हैं। उन्हें खाने में कुछ भी दे दिया जाए वह जानवरों की तरह खा लेते थे। उन्हें स्वाद की कोई समझ ही नहीं थी। रमेश मामा को शादी का बड़ा चस्का था, पर खुद चंडाल जैसे दिखते थे, तो उनके सामने कोई भी लड़की दिखती ही नहीं थी। जब हम भी मेले में उनके साथ घूमने जाते थे तो रमेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते थे जैसे उन्हें खा जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली के शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि ये तो रमेश मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि रमेश मामा की आवाज़ इतनी रात मुझे कैसे सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर चली गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए। उस बिजली की तार पर मेरे रमेश मामा बैठे हुए थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीने पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी मम्मी का था। मम्मी ने रोते हुए मुझसे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पर पहुंच गया। फिर वहां से हम रमेश मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं पर थे। मैंने उन्हें पूछा कि ये सब कैसे हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक कर रहे थे। खंबे पर चढ़े हुए थे। तभी अचानक में लाइन से करंट आना शुरू हो गया और ये दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आ गया। चूँकि मेरे मामा मेरे दोस्त की जैसे थे, मैं उनका खूब मजाक भी बनाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे। बहुत अच्छे थे मेरे मामा, और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देने वाले सिर्फ वही थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना भी याद आई। शायद मैंने रमेश मामा के भूत की ही आवाज़ सुनी थी, और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे रमेश मामा का प्रेत दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। ये सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट गए। मुझे अंदर ही अंदर डर सा सताने लगा कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन रमेश मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ जोड़ रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र रमेश मामा की लाश पर चली गई। मैंने देखा कि रमेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत सी हो रही है। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे अपने पास का आने का इशारा किया। ये सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ उन सबको बताया, पर वहाँ किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि
पवन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान घाट चले गए। फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे रमेश मामा के भूत का डर भी सताए जा रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास रमेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी ज़बान हलक पर लटक गई और सांसें फूलने लगी। मैं बेतहाशा कांपने सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे रमेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद रमेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में से वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और याकायाक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो 16 GB की नई पेन ड्राइव रखी हुई थी। अब पूरी बात समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे रमेश मामा मर कर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उन्हें मुझको गिफ्ट सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे रमेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने पर खुश हो गए थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर पहुंचा देना। मेरे रमेश मामा ने मर कर भी अपना वादा नहीं तोड़ा और मुझे पेन ड्राइव गिफ्ट दे दी। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची डरावनी स्टोरी है। मेरा नाम वंदना है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी अहमदाबाद में हुई थी, पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर ही पर रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू झगड़ों की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती है, पर शादीशुदा रहकर भी अत्याचार सहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते थे और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। मुझे लगा था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता ही होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरा पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है। ऐसा सब बड़बड़ाए जा रहे थे। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फ़ौरन जगा दिया और उससे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगा कर रहूँगी। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को यानी कि अपनी पति की मम्मी को कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। ऐसा किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देते नहीं थे, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने ये बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया। क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपा कर रखा,
हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी कर ली थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थीं और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर जाएंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो नहीं आई थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरा तो दिल सा बैठ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई और भी था। मैंने फौरन ही हॉल में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास में बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बात कर रहा था। ये सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में कुछ था भी नहीं जो मैंने देखा था। अगले ही दिन मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई और उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। मेरे मम्मी पापा मुझे एक ओझा बाबा के पास ले गए। फिर हमने उन्हें ये सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से परेशान होकर मरी थी और वह लड़की तब से बदला लेने के लिए वहीं प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला करवा सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ और सलामत हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। हाय दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी यह सच्ची कहानी पढ़कर मुझे खुदगर्ज या बेवफा औरत समझेंगे, पर मौत से तो सभी को डर लगता है। मैंने भी इसीलिए उनसे अलग होने का फैसला किया था। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं एक गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी और मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कहने वाले थे। तभी उन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज़ सुबह शाम वह मेरे जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा था। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या ये सब आवारागर्दी कर रहे हो? पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। मेरा ये रूप देखकर उसके पसीने छूट गए। वो सॉरी सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो ऐसा कहकर आगे से तुम्हारा आसपास नहीं दिखूंगा बोलकर चला गया। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक वो तो दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नज़र आने लगा, लेकिन अब वह काफ़ी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता था और मैं उसकी ओर देखूं तो वह फ़ौरन नज़रें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफ़ी सीधा लड़का था और देखने में भी ठीक ठाक था, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज़ करने की हिम्मत रखता होगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर के भाग जाएगा, इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वो फ़ौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उससे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह भूत बनकर वहाँ मेरे सामने बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर फंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला, आई लव यू। सच कहूँ तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था
पर मुझे समझ नहीं आ रहा था वह इतना ज़्यादा काँप क्यों रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने मम्मी पापा को रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं हाँ कर दूंगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से घर की ओर चली आई। शाम के करीब 5 बजे तभी अचानक मेरे घर की बेल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ वह लड़का उसी दिन अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ धमका। मैंने झट से नए कपड़े पहने, माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़की ने माँ से कहा कि घर में पूरे दिन काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है। हम मॉडर्न फैमिली से हैं और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान की दया से सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगरेट पीता नहीं है, स्वभाव से शांत है, कमाता भी अच्छा है और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे कभी नहीं की, तो ये क्या करेगा। आपको और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ तो दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें फौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहाग रात की सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी कि अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बांधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीट कर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से कर्रा उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया और फिर वह जानवरों की तरह गुर्राहट करते हुए नोचने और काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अब भी मेरी ओर अजीब नज़रों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लपलपा रहा था, जैसे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, उसका खाना हूँ। मैं खौफ में तो थी, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते रोते उससे कहा कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ, इसलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पे थी। कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरी मरणतौल चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाज़ा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सब के पास गई। मेरी हालत देखकर सब ने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। उसी रात मेरे पापा और माँ को वहाँ बुलवाया गया और शादी की पहली ही रात मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसके पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की थी। ये सब पहली बार था। सच जो भी है, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है या नहीं, या कोई दूसरी दिमागी बीमारी है। उन्हें ये तकलीफ़ उसी रात हुई थी या उससे पहले भी वह ऐसी वैसी हरकत कर चुके हैं। उन लोगों की सच्चाई वह लोग ही जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाह कर भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ता अलग कर दिए जाए। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता। दोस्तों, ये मेरी सच्ची डरावनी स्टोरी थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में कई ऐसे रहस्यमय किले हैं जहां ऐसे राज दफन है जो वहां रहने वाले लोगों के साथ दब गए। भानगढ़, कुंभलगढ़, मेहरागढ़ और
कई ऐसे किले जो समय की आधी में कहीं खो गए और केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। कुछ किलों को तो सरकार ने संरक्षित कर दिया, लेकिन कुछ किले गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। आज हम आपको हॉन्टेड सलीमगढ़ फोर्ट मिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जो उस किले के मरे हुए कैदियों की आत्माओं पर आधारित है। सलीमगढ़ किले को 1526 में शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी उर्फ सलीम शाह ने बनवाया था। सलीमगढ़ का किला यमुना नदी के किनारे लाल किले के करीब स्थित है। इस किले को पुरानी दिल्ली के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। मुगलों के बाद इस जगह को अंग्रेजों ने जेल में तब्दील कर दिया और 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के कई नेताओं को इस जेल में बंद कर दिया गया। कुछ कैदी तो अंग्रेज के जुल्मों से पीड़ित होकर इन काल कोठरियों में ही मर गए। यहाँ पर काम करने वाले चौकीदारों को आज भी उन कैदियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस किले में सलीम शाह की मौत के बाद कई मुगल यहाँ रुककर गए थे। हुमायूं यहाँ 3 दिन रुका था और जहांगीर ने यहाँ पुल का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों के बाद में रेलवे ट्रैक बना दिया। औरंगजेब ने इस किले को लाल किले से जोड़ा था और औरंगजेब के शासन में इसे मुख्य कारगर के रूप में प्रयोग किया जाता था। औरंगजेब ने अपनी बेटी जैबू नीसा को इस किले में कैद कर दिया था, जहां 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी रूह आज भी इस किले में भटकती है। इसकी पूरी कहानी का रहस्य किसी को मालूम नहीं। इस किले को अब तक स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दैनिक अखबारों में भी सलीमगढ़ किले के बारे में लिखा गया है कि यहाँ रात को पहरा देने वाले चौकीदारों को किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं और वो जब उसे आवाज़ों की ओर जाते हैं तो वहाँ गायब हो जाती हैं। उनको किसी के चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इस किले में आज भी उन कैदियों की आत्मा है जो यहाँ तड़प तड़प कर मर गए थे, या फिर औरंगजेब की बेटी की रूह इस किले में भटक रही है? जो भी है, इस किले में रहने वाले चौकीदारों और गार्ड्स ने कई बार ऐसी हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में आम लोगों को बताया भी है। हाय दोस्तों, मेरा नाम इकबाल है और मैं फ़ोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी कुतायाना गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ ये थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना भी नहीं था, इसलिए देर रात ही ट्रैवल करके घर लौटना पड़ता। काश उस खौफनाक रात की याद में मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हो गई। अभी मैंने 4 से 5 फ़ोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़े दूर नज़र आ गई। मैंने फ़ौरन उसके पास चला गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा सॉरी, फ़ोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना है क्या आपको? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चलने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराज़गी का स्वभाव बन चुका था। उसने हाथ के इशारे से मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई।
मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर गुप्त अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पास पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ दो सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो पूरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहलाने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में दो बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाली मकान तक वापस ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे ज़ोर से चाटा मारा और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आई। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसकी प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि उन दिनों वो वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया गया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई। दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए मैं हॉस्टल में ही रह रही हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी और मेरी 3 सहेलियों की रातों की नींद हराम हो गई। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दें, पर हमारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज के पास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा है भी नहीं, इसलिए हम यहीं इस हॉस्टल में ही रहने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, असल में कहूँ तो इन सब की जिम्मेदार हम खुद चारों सहेलियाँ ही हैं। आज भी मुझे याद है वह दिन जब कनिका ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। रानी और ज्योति पूछने लगी कि क्या कर रहे हो, तो कनिका ने बोला कि उसने इंटरनेट से एक वेबसाइट से पता किया है कि जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने रानी ने और ज्योति ने उससे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर करेंगे क्या। कनिका ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रियल में आत्मा का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे, तो उससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी। पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा उसी में से निकल जाएगा। कनिका की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गए। हम चारों ने फ़ौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स फैच कर लीं और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया और ये चर्चा करने लगीं कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों सहेलियां बॉलीवुड और टीवी की जबरी फ़ैन हैं, तो हमने दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्यूषा बनर्जी की आत्माओं को बुलाने का फ़ैसला किया ताकि उनकी मौत का
रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। रात के 3 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, ज्योति कनिका और रानी तैयार हो गईं। हमने पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किए। अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने और कहराने की आवाज़ें आने लगीं। हमारी धड़कनें तेज होने लगीं। माहौल में गर्माहट सी हो गई। पूनम की रात होते हुए वहाँ और अंधेरा छा गया और पायल खनकने की आवाज़ें आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा होश ठिकाने नहीं रहा, क्योंकि वह आत्मा प्रत्युषा बनर्जी की तो नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डरावनी आवाज़ें निकालती वहीं खड़ी हो गई थी। हमें लगा कि वह अपने आप वापस चली जाएगी और हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्माओं को बुलाने का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 3 परछाइयाँ इकट्ठा हो गई, पर तीनों में से एक भी उन मरी हुई एक्ट्रेस जैसी नहीं थी। हमारा कैमरा भी चल रहा था। हमारा किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हम अब इस खेल से ऊबने लगे थे। हमने फौरन बत्ती जला दी और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। उजाला होते ही वह तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगीं और एक दूजे से मारपीट करने लगीं और एक दूजे का मांस नोचने लगीं। परछाई से प्रेत बनी इन आत्माओं को लड़ाई करता देखकर और चीखों की चित्कारी सुनकर हमारे पसीने छूटने लगे। अब 3 में से 2 प्रेत आत्माएं अपने आप जा चुकी थी, पर सबसे पहली आई हुई आत्मा नहीं जा रही थी। ये वो आत्मा थी जिसे हम प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा समझ रहे थे। पीछे से बुलाई हुई दोनों आत्माओं ने प्रत्युषा वाली प्रेत आत्मा को बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। वह चल भी नहीं पा रही थी। खून और मांस से सनी हुई वो प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में ही घूमती रहती है। हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर हर रात वह हमारे कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं को संपर्क नहीं करना चाहिए था। हम चारों सहेलियों के हमारे अनुभव ने हमें एक बात सिखा दी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस आत्मा का आह्वान किया जाए वही आएगी, और अगर किस्मत से वह आ भी गई तो हमसे बात करेगी या नहीं करेगी, और अगर उसने बात की तो वह हमें नुकसान पहुंचाएगी, बिना वापस नहीं जाएगी। इसलिए लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इन खतरनाक पछड़ों में ना पड़े तो अच्छा है दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है और आपने कई ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जो रियली हॉन्टेड हैं, पर आज मैं आपको वास विला जो कि बेंगलोर में है उसके बारे में बताऊंगा, जो पिछले 14 साल से वीरान पड़ा है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घर में किसी आत्मा का निवास है, जिस कारण आज तक कोई भी इस घर को नहीं खरीद सका और ना ही बेच सका है। ऐसा क्या हुआ था इस घर में, आइए पूरी कहानी आपको बताता हूँ। वास विला आज से लगभग 70 से 80 साल पुराना घर है और इस बंगले में बेंगलोर के मशहूर वकील डॉक्टर वास की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां डॉयस वास और वेरा वास यहाँ रहा करती थी। इस बंगले में एक दिन किसी ने चाकू मारकर डॉयस की हत्या कर दी, जिसकी उम्र 75 के आसपास होगी। उसको मारने के बाद उसको उसी बंगले में उसकी लाश को दफन कर दिया। कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हालांकि वेरा इस घटना के बावजूद भी इस घर में रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन की यादें उस घर में थी, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसको ये घर छोड़ना पड़ा और तब से लेकर आज तक इस घर में कोई रहने को नहीं आया। और ऐसा लोग मानते हैं कि डॉयस की आत्मा इस घर पर भटक रही है। जब
आप इस घर को बाहर से देखेंगे तो ये घर आपको बड़ा डरावना लगेगा और इस घर के बाहर बड़ी बुरी हालत के जर्जर कार भी खड़ी हुई है जो कि डॉयसी की है। इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए हुए हैं और उन्होंने घर में टूटे फूटे सोफे, टेबल, कुर्सियां और कई शीशे के सामान देखे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि इस घर पर जरूर किसी आत्मा का कब्जा है। इस जगह पर MTV के शो का भी शूट किया गया है। ये घर अब बेंगलोर के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि डॉयस की आत्मा आज भी इसी घर में रहती है और वो किसी को घर में घुसने नहीं देती। अगर आप इस बात को सच ना माने तो असली सच्चाई इस घर में जाकर पता लगा सकते हैं।